बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं मुल्की हालात से। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक बज़ाहिर बड़े धीमे मिजाज की शख्सियत के मालिक लगते हैं, मगर वारदात बड़ी बारीक करते हैं और इससे बाज भी नहीं आते। ऐसी एक बारीक वारदात महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन रोकना है। अय्याज सादिक कहते हैं जी कि महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अपोजिशन अरकान को उनकी तकर्री पर एतराज़ है। स्पीकर साहब मज़ीद कहते हैं कि कई अरकान ने ख़ुद उनके सामने कहा है कि वो महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बनाने के ख़िलाफ़ हैं। इस पर PTI के रहनुमा आमिर डोगर साहब ने कहा है कि यह कन्फ्यूजन जानबूझकर फैलाया जा रहा है। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नाम पर PTI में कोई इख्तिलाफ़ है। 76 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर महमूद खान अचकज़ई के नाम की रिक्वेजिशन दे दी है। सब इस नाम को मिनवन तस्लीम करते हैं। सिर्फ अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला नहीं नाज़रीन, अय्याज सादिक को बतौर स्पीकर ऐसे कई एजाज़ात हासिल हो चुके हैं जो बाकी मानदा ज़िंदगी में उन्हें गालिबन परेशान करते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी ना करने पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी अय्याज सादिक की सरज़नश की है और उन्हें हिदायत की है कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर लगा दिया जाए। इस पर अय्याज सादिक साहब काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं। नवाज़ शरीफ के हवाले से ये ख़बर देने वाले ज़राए कितने मोतबर हैं। शायद ऐसी ख़बरों का एक मकसद ये भी हो सकता है कि बड़े मियाँ साहब की गिरती हुई बल्कि गिरी हुई साख की बहाली की कोई कोशिश की जा सके। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये ख़बर दुरुस्त हो। अच्छा नाज़रीन, शहबाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने तरक्याती कामों के नाम पर बेदरेग दरख्त कटवाए थे। ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा तो माहौलियात को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत तकरीबन 3.5 साल तक तातुल का शिकार रहा था। आपको याद ही होगा, जैसे ही शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल हुए, दारुल हुकूमत में दरख्तों की कटाई के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उन्होंने। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के नाम पर इतने दरख्त काटे गए कि इस्लामाबाद को बिल्कुल कहना चाहिए गंजा कर दिया गया। 2024 में F9 पार्क से 5000 से ज़्यादा दरख्त काटे गए थे। 2025 में H8 पार्क रोड पर 3 से 4 एकड़ रकबे पर लगे तमाम दरख्त सफाया कर दिया गया था। सड़कों की तोसी के नाम पर भी दरख्तों का बेदरेग कत्लेआम जारी है। मामला अदालतों तक भी गए जहां हुक्मरानों का एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी काटे गए एक दरख्त की जगह 3 पौधे नए लगा दिए गए। अच्छा, बस यही कहकर माहौलियात के बदतरीन मसाइल जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं और उसके नताइज भी आए रोज़ आपको भुगतना पड़ रहे हैं। फिर हमें जोश चढ़ता है, हम कहते हैं दरख्त लगाओ, डैम बनाओ फला। जब सर पे मुसीबत पड़ती है, जो हमारी पुरानी आदत है और हुक्मरानों का भी वही शेवा है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो मौजूदा हुकूमत के तरक्की के तसव्वुर से एटलीस्ट ये बात कह देनी चाहिए कि इस्लामाबाद के रिहायशी तो बिलबिला उठे हैं। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ वफाकी वज़रा मुल्क में तरक्की के बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ख़ुद हुकूमती इदारे ही तरक्की के इन खोखले दावों के पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान का हाल ही में जो हाउस ओल्ड सर्वे सामने आया है उसकी तफसील वज़रा के 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी है। सर्वे क्या कह रहा है कि जी साल 2018-19 में ग़िज़ा की किल्लत 16% थी, जो साल 24-25 में बढ़कर 25% हो चुकी है। नाज़रीन दोबारा बता दूं, साल 2018-19 में ग़िज़ाई किल्लत 16% थी, जो साल 24-25 में बढ़कर 25% हो चुकी है। यानी 25% घरों में खाने के लिए रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि 27% ग़िज़ा की किल्लत जो है वो दही इलाकों में है, जहाँ कल तक हम ये समझते थे कि जी जो मर्ज़ी हो जाए बंदा भूखा नहीं मरता। ग़िज़ा की रोटी की थोड़ नहीं है गाँव देहात में। अब वहीं पे जहाँ पर अनाज उगता है, जहाँ पे फसलें उगती हैं, वहीं पे ग़िज़ाई किल्लत जो है वो शहरों से ज़्यादा है। 27% ग़िज़ा की किल्लत दही इलाकों में। अंदाज़ा करें नाज़रीन, आप पंजाब के गाँव में किसी के भूखा ना मरने का तसव्वुर था आपके ज़हन में, कभी सुना था? 27% देहातों में बसने वाले घराने ग़िज़ा की किल्लत का शिकार है, तो ये मातम का मकाम है मेरा ख्याल है, और कुछ नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भरे मजमे में ऐलान करते थे कि जी आवाम को आटा पहुँचाने के लिए उन्हें अपने तन के कपड़े भी बेचने पड़े तो वो दरेग नहीं करेंगे। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई शहबाज साहब आपकी स्पीड? अब आम आदमी जाए भी
तो कहाँ जाए बेचारा। अच्छा नाज़रीन, अब बात हो जाए कोई सिंध की, जहाँ पर मुसलसल 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जी 18 साल से मुसलसल, यानी पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में पैदा होने वाला बच्चा पूरी तरह जो है वो जवान और वोट देने के काबिल भी हो चुका है। अपने इस 18 साल इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उसने अपने सूबे की हद तक भुट्टो को मरने नहीं दिया, यानी वोट जो है वो लेते, भुट्टो के नाम पे वोट लेते रहे। लेकिन सिंध में बसने वाले रोज़ किसी न किसी मुसीबत का शिकार होकर मर रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। साल 2025 के दौरान सिंध में नाज़रीन 42,000 अफराद कुत्ते के काटने का शिकार बने हैं। नाज़रीन रिपीट करना पड़ते हैं ये फिगर, मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी अपने कानों और आंखों पे यकीन नहीं आता। साल 2025 के दौरान सिंध में 42,000 अफराद कुत्ते के काटने का शिकार बने हैं। सिर्फ कराची में 29,000 अफराद को बौले कुत्तों ने काटा है। सिंध में कुत्तों के काटने से 25 अफराद जान की बाजी हार गए। और नाज़रीन ज़रा सोचें कि जब बौला कुत्ता काट जाता है तो हालत क्या होती है, दीदनी होती है इंसान की बेबसी जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह, वो काबिल रहम होती है इंसान की जब उसको रेबीज़ वैक्सीन नहीं मिल रही होती। और ये हलाकतें जो हुई हैं ये भी एंटी रेबीज़ वैक्सीन ना मिलने की वजह से हुई हैं। नए साल के पहले 5 रोज़ में सिर्फ कराची में 850 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। अंदाज़ा करें, हैप्पी न्यू ईयर। और महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक कराची में कुत्ते के काटने के वाक़यात बाकायदा एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सिंध सरकार के तर्जुमान बातें तो बहुत करते हैं, मगर हकीकत यह है कि आम आदमी आवारा कुत्तों के रहमो करम पर है। सिर्फ बौले कुत्ते ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी को और कितने साल के इक़्तिदार चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार की डायरेक्शन के बाद मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस बिल आखिर बहाल कर दिया है। जहन में आता है 100 जूते भी और 100 प्याज भी, और मियाँ अली इशफाक साहब वैसे भी राइयां दे छोर ने ते प्याज का मुहावरा ज़्यादा फिट आंदा है। अब मियाँ अली इशफाक एक बार फिर इस मार्के में सुरखरू हैं। पंजाब बार काउंसिल ने मुंह की खाने के बाद मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस बहाल किया है, या उनको करना पड़ा है। गुज़िश्ता वीलॉग में भी नाज़रीन अर्ज़ किया था कि बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक के मामले में पंजाब बार काउंसिल का किरदार गंदा नहीं निहायत सफ़ा काना है, मगर अब पता चला है कि ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी भी था। एक प्रोफेशनल वकील का यूँ बग़ैर किसी वजह और बग़ैर सुने उसका लाइसेंस मुअत्तल कर देना किसी भी कानून और अखलाकी ज़ाब्ते की नंगी खिलाफ वर्जी था, बरहना खिलाफ वर्जी था। पंजाब बार कौंसिल का ख्याल ये था कि मियाँ अली इशफाक उस पर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, मिन्नतें करेंगे, अर्जियाँ डालेंगे और हाथ जोड़ देंगे और तौबा कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक अपराइट और प्रोफेशनल वकील की तरह उन्होंने अपना केस 100% कानूनी अंदाज में लड़ने का फ़ैसला किया। पंजाब बार कौंसिल के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां पंजाब बार कौंसिल राह फरार इख्तियार करती हुई नज़र आई। पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदे ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक के पास वो उनके पास दरख्वास्त दें कि उनका लाइसेंस बहाल कर देते हैं। वो अभी भी दरख्वास्त दें, अभी बहाल कर देते हैं। लेकिन बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक ने किसी भी तरह दरख्वास्त देने से चिट्टा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदे ने अपने मौक़िफ़ में ये तुक नहीं बनती कि मैं ऐसा करूं। उसके बाद नाज़रीन हुआ गया कि पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदे ने अपने मौक़िफ़ में अपना फेस सेविंग कह लें, फेस सेविंग करते मज़ीद नरमी लाते हुए अपने मौक़िफ़ में कहा कि जी दरख्वास्त नहीं देते ना तो फिर हमारे ऑर्डर पर एतराज़ जमा करा दें, इस पर मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस बहाल कर देंगे। मगर मियाँ अली इशफाक ने अपने असूली मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं थे, जिस पर पंजाब बार कौंसिल ने बिल आखिर बग़ैर कोई किसी हेलोजत के, बग़ैर किसी बहाने के, बग़ैर किसी फेस सेविंग के घुटने टेक दिए और मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस बहाल कर दिया। मेरा ख्याल है कि पंजाब बार कौंसिल को मियाँ अली इशफाक से बाकायदा माज़रत भी करनी चाहिए ताकि कानून के तालिब इल्मों के लिए एक अच्छी मिसाल सामने लाई जा सके। अच्छा नाज़रीन, गुलकार मलकू का गाया हुआ शोरा आफाक गीत नकदा कोका वैसे तो एक फोक गीत है, बरसों से गाया जा रहा था, मगर हुकूमत का ख्याल ये है कि ये फोक गीत नहीं, ये सियासी मिज़ाइल है। हुक्मरानों का ख्याल ये है कि जब भी और जहाँ भी नकदा कोका गाया जाएगा या प्ले किया जाता है तो इससे हुकूमत की नाक कट जाती है। नकदे कोका गाने से हुकूमत की नाक, हुकूमत ने इस गाने को बाकायदा तौर पर कहना चाहिए अपनी छेड़ बना लिया, अपनी चिड़ बना लिया। उसकी वजह सिर्फ इस गीत का एक शेर है जो मलकू के मुँह से बरजुस्ता निकला था पहली दफ़ा, जेल अडियाला कैदी 804 हो गए।
कौम दुआ कर दी शाला कदी न तेरी हार हो। इस एक शेर पर हुक्मरानों के कानों से धुएं निकल आए। इस गीत से मुताल्लिक़ आदाद शुमार पर गौर करें तो नाज़रीन हुकूमत की नींदें और आराम हो जाती हैं। अब तक सिर्फ यूट्यूब पर इस गीत को 130 मिलियन यानी 13 करोड़ के करीब लोग सुन चुके हैं। ये गीत जब से रिलीज़ हुआ है पाकिस्तान ही नहीं आलमी सतह पर भी टॉप ट्रेंड चार्ट का हिस्सा है। इस गीत से मतलब दरमियानी शोहरत रखने वाले गुलूकार मलक अशरफ उर्फ मलकू को मुल्की नहीं बल्कि आलमगीर शोहरत मिली है। पंजाब और मरकज़ की हुकूमत इस गीत से इतनी चिड़ी हुई है कि उसके गाने पर कव्वालों के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। किसी शादी की तकरीब में ये गीत गाया जाए तो पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है और इस गीत की वजह से नुक्स अमन का ख़तरा पैदा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवाओं को गिरफ़्तार करना, जैसे कोई सूरज को पाबंदे सलासिल करना चाहे। शायद इसी को कहते हैं मत मारी जाना। 12 अब एक ख़बर नाजरीन खेल के मैदान से भी सुन लें। मोदी सरकार ने जेंटलमैन का खेल जिसको कहा जाता है क्रिकेट, उसको अपनी मज़मूम ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ा दिया और सियासी तनाज़ात को क्रिकेट के मैदानों का रुख देकर खेल को खिलवाड़ बना दिया। पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को तौहीन अमेज़ अंदाज में IPL से अलग किया गया। वो कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से खेलते थे और उस टीम की मलकियत भारतीय अदाकार शाहरुख खान के पास है। बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में मुंतखब करने पर शाहरुख को भी गद्दार कहा गया। इसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से जान से मारने की धमकियाँ दी गई, जिसके बाद उन्हें IPL से निकाल कर वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। इस फैसले ने भारत और बांग्लादेश में एक सफारती जंग शुरू करा दी, जिसके बाद बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया है। तेरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि उसके खिलाड़ियों की जान को भारत में ख़तरा है, इसलिए उनके मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ। ये दरख्वास्त ICC को दी गई, जहाँ एक और इंतहा पसंद हिंदू जय शाह ICC का सरबराह है। जय शाह भारतीय वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह का बेटा है और इसलिए ज़राए के मुताबिक वहाँ से बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद होना बिल्कुल यकीनी है। जबकि भारतीय बोर्ड ने यह प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश को हर सूरत में भारत में ही खेलना पड़ेगा, मगर बांग्लादेश का बोर्ड और उनकी हुकूमत इस फैसले पर डट गए कि भारत में किसी सूरत टीम नहीं भेजनी। भारतीय टीम ना भेजने पर मुमकिन है बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के दौरान कीमती पॉइंट्स से हाथ धोना पड़े, मगर नाज़रीन कौमी गैरत के मामले में शायद ये महंगा सौदा साबित ना हो। अलबत्ता बांग्लादेशी टीम के ना आने से हिंदुस्तानी सरकार की जगह जगह रुसवाई ज़रूर होगी, जो ख़ुद को हमेशा क्रिकेट का गुरु बनाकर पेश करता है। इन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अच्छा फैसला करते हुए मुस्तफ़िज़ुर रहमान के लिए PSL के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे एक बात फिर साबित हो गई है कि भारत के हर मर्ज़ का शाफ़ी इलाज इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान के पास है। अच्छा नाज़रीन, इतनी बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर भी सुन लें। हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी देखने में आ रही है। बांग्लादेश की एयर फोर्स के सरबराह इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू के साथ मुलाकात की, जिसमें JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना ख़रीदारी पर बात की गई है। जबकि बांग्लादेशी एयर चीफ़ ने पाकिस्तानी एयर चीफ़ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मावनत की दरख्वास्त की है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने बांग्लादेशी एयर फोर्स की सलाहियतों में इजाफ़े के लिए ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई है। मुकम्मल तरबियती निज़ाम की फरहमी का भी यकीन दिलाया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तरबियती तैयारों की जल्द फरहमी का भी यकीन दिलाया। नाज़रीन, मार्का हक़ में फ़तह के बाद पाकिस्तानी शाहीनों का दुनिया भर में चर्चा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के तैयार करदा तैयारों की ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रही है। ये वतन अज़ीज़ के लिए भी अच्छी खबर है और हमारे अस्करी इदारों के लिए भी, हमारी मईशत के लिए भी। अच्छा नाज़रीन, आखिर में चलते चलते फरहाना अंबर के 2-4 अशार आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। कौन जाता है सरेदार कोई तो होगा, कौन जाता है सरेदार कोई तो होगा, ए वफ़ा तेरा तलबगार कोई तो होगा। बस यही सोच के बाज़ार निकल आए हैं, गम के मारों का ख़रीदार कोई तो होगा। सोच लेना मुझे बेकार समझने वाले, सोच लेना मुझे बेकार समझने वाले, दास्तां में मेरा किरदार कोई तो होगा, दास्तां में मेरा किरदार कोई तो होगा। दिल से ताज़ीम करें जिसकी बिला खौफ व ख़तर, दिल से ताज़ीम करें जिसकी बिला खौफ व ख़तर, ऐसा एक साहिब दस्तार कोई तो होगा। सब्र से काम ले ए क़ल्ब हज़ीं फ़िक्र न कर,
सब्र से काम ले है कल्ब हज़ीर, फिक्र न कर इस जहां में तेरा गमखार कोई तो होगा। जो भी आता है गिराने की उसे सोचता है, जो भी आता है गिराने की उसे सोचता है। हाय उस कौम का मामार कोई तो होगा। तीर लगते ही अंदाज़ा हुआ था अंबर, तीर लगते ही अंदाज़ा हुआ था अंबर, मेरा अपना पसे दीवार कोई तो होगा, मेरा अपना पसे दीवार कोई तो होगा। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।